बच्चों बच्चों आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट डिराइवेशंस जो हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स 2025 की तैयारियों को लेकर क्लास 12 फिजिक्स के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिराइवेशंस आज की इस क्लास में मैं आप सभी बच्चों को कराने वाला हूं। और यकीन मानिएगा, ये 5 प्रश्नों में से जरूर एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आएगा। एक प्रश्न नहीं, कम से कम एक तो आएगा ही, और हो सकते हैं कि इससे ज्यादा भी प्रश्न आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में मिले। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों 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 क्योंकि हम देखने वाले हैं 5 बहुत ही बेहतरीन डिराइवेशंस। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं बच्चों जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और सबसे पहला प्रश्न कराने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि जितने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, चैनल नया है बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि हमारी सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक और शेयर भी करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो शुरू करें आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं सबसे पहला जो डेरिवेशन लेकर आया हूं बच्चों, वो है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। यहां पर मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बताया है, कई बार आपको ट्रिक से भी करवाया है। जो सबसे आसान तरीका है बच्चों, वहां से मैंने बार बार आपको करवाया है। आज की इस क्लास में मैं वही प्रश्न, अब ये थोड़ा सा अलग है। कहां पर अलग है? यहां पर क्या पूछा गया है बच्चों? यहां पर यह पूछा गया है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है वहां पर एक क्या है बोलता है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है, तब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम यहां पर। सबसे पहले डायग्राम पर आते हैं। चलिए, जिन बच्चों ने पहले भी मेरी क्लासेस देखी होगी उनको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले बच्चों 2 पैरेलल प्लेटें लेते हैं। ये हमारे पास 2 पैरेलल प्लेटें हैं, पैरेलल प्लेट एक्स और वाई। ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट्स ले लेंगे। चलिए, यहाँ पास हमारे पास डायग्राम बना बनाया है बच्चों। हमारे पास में 2 पैरेलल प्लेट है। एक प्लेट है हमारे पास में एक्स और दूसरी प्लेट क्या है बच्चों? वाई। ठीक है, मैं नाम दूंगा यहाँ पर। ये पहली प्लेट को क्या नाम दे देते हैं हम? पहली प्लेट को हम नाम देते हैं बच्चों एक्स और दूसरी प्लेट को हम नाम देते हैं वाई। ये जो प्लेट्स हैं उनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। ये एक परावैद्युत पदार्थ है। इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है बच्चों वो टी है, स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ जो है इनके बीच में रखा गया है। समझते जाइएगा, बहुत ही आसान है। 2 प्लेट्स दिखाई दी, पैरेलल प्लेट्स की 2 प्लेट बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें एक्स और वाई है। याद रखना, इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है बच्चों, एरिया जो है वो कैपिटल ए है। ठीक है, इन प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, स्मॉल डी होता है। कितना होता है बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस? स्मॉल डी होता है। और इन्हीं प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। अब यहां पर पहले प्लेट को हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। पहले प्लेट को कितना आवेश दिया जा रहा है बच्चों? प्लस क्यू चार्ज दिया जा रहा है। तो पहले प्लेट पर धन आवेश, ये कुछ इस तरह से एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पास वाले तल पर ऋण आवेश परावैद्युत पदार्थ के, और दूर वाले तल पर धन आवेश। ये वैसे ही बच्चों जो दूसरी प्लेट है हमारे पास वाई प्लेट, उसका जो पास वाला तल है वहां पर ऋण आवेश प्रेरण की क्रिया से। और यहां पर हम जो दूर वाला तल होता है, ठीक है, जो दूर वाला तल होता है बच्चों, उसका संबंध है वहां पर एक्चुअल में धनावेश जाता है, मगर हम उसका संबंध जो है बच्चों कहां से कर देते हैं? हम अर्थ से कर देते हैं। ये हम उसका संबंध कहां से कर देते हैं? हम अर्थ से कर देते हैं। ये हमारे पास अर्थ हो गया। ये डायग्राम है, समझ में आई? फिर से एक बार सुनिएगा। 2 प्लेटें हमारे पास, 2 प्लेट एक्स और वाई है बच्चों।
दोनों प्लेटों की बीच की दूरी d है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है। पहली प्लेट को हम धनावेश देते हैं, ठीक है। उससे पहले दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक प्रावैद्युत पदार्थ रखा जाता है। पहले प्लेट को धनावेश देते हैं, पास में जो प्रावैद्युत पदार्थ रखा गया है उसके बेटा पास वाले तल पर ऋणावेश, दूर वाले तल पर धनावेश प्रेरण के द्वारा जाता है। दूर वाले तल पर प्लेट y पर क्या हो जाता है, माइनस आवेश, और दूसरी तरफ धनावेश जाता है। धनावेश वाले जो सिरा है उसका संबंध हम अर्थ से कर देते हैं, संपूर्ण धनावेश जो होता है वो अर्थ में चला जाता है। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, ये जो गैप बन रहा है बच्चों, ठीक है, एक्चुअल में प्रावैद्युत पदार्थ रखने पर यहां पर एक छोटा सा गैप दिखाई देता है। इस गैप को हम कहते हैं बेटा वायु अंतराल। ये गैप होता है d माइनस टी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d, प्रावैद्युत पदार्थ की मोटाई t, तो d माइनस टी ये होता है वायु अंतराल। ये क्या होता है बच्चों, वायु अंतराल, एयर गैप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, एयर गैप कहते हैं, एयर गैप कहा जाता है इसको। क्या बोला जाता है बच्चों, एयर गैप कहा जाता है, ठीक है, ये चीज। अब डायग्राम आपने बना लिया, थोड़ा बहुत वर्णन कर लेना भाई कि दो प्लेटें x और y है, प्लेटों के बीच की दूरी d, प्लेटों का क्षेत्रफल a, ठीक है, और प्लेटों के बीच टी मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ है। वायु अंतराल d माइनस टी मोटाई की होती है, ठीक है, और पहले प्लेट को धनावेश दिए तो पहले प्लेट में धनावेश आया, प्रावैद्युत पदार्थ के पास वाले तल पर ऋणावेश, दूर वाले तल पर धनावेश, प्लेट y के पास वाले तल पर ऋणावेश, दूर वाले तल पर धनावेश, जिसका संबंध अर्थ से लिख सकते हैं थ्योरी इतनी, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने जैसे आपको सिखाया बच्चों कि यहां पर हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला हमारा काम है, ठीक है, सबसे पहला हमारा काम है, सबसे पहला स्टेप है बोल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र चाहिए। कौन से प्लेटों के बीच, प्लेटों x और y के मध्य, x और y के मध्य क्या निकालना है बच्चों, हमें विद्युत क्षेत्र, या हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सबसे पहला काम, प्लेटों x और y के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये दो कारणों से विद्युत क्षेत्र हो रहा है, पहले तो बच्चों वायु अंतराल में होगा और दूसरा प्रावैद्युत पदार्थ में होगा। तो हम सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे किसके कारण से निकालेंगे, हम वायु अंतराल में, ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे बच्चों वायु अंतराल में, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण, प्रावैद्युत पदार्थ के कारण भी और वायु अंतराल के कारण भी। तो वायु अंतराल में जब आप विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो उसको आप नाम दे देना ई नॉट। ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। और आगे बच्चों ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू रखेंगे अपन क्यू अपॉन ए, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, कहां से, जबकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। बात समझ में आई, हमेशा याद रखना, अगर दो प्लेटें हैं, पहले प्लेट में अगर धनावेश बच्चों और दूसरे प्लेट में क्या है, ऋणावेश, पहले प्लेट में धनावेश दूसरे में ऋणावेश, तो दोनों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है E0 वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, वो होता है बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। E0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है जो कि क्यू बाई ए हम लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया पहली बात। अब वायु अंतराल में निकल गया, अब प्रावैद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं बच्चों प्रावैद्युत पदार्थ, किसमें लिखते हैं अपन, प्रावैद्युत पदार्थ में। तो जब हम प्रावैद्युत पदार्थ में निकालेंगे तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा बच्चों E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के, मतलब E की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा के जगह में Q एप्सिलॉन नॉट के ए, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए हमने पहले भी बताया था आपको। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र देखो, विद्युत क्षेत्र एक्चुअल में होता कैसे बेटा, विद्युत क्षेत्र जो रहेगा वायु अंतराल के कारण विद्युत क्षेत्र ये इस तरह से होगा E0 की दिशा, और जो प्रावैद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र है वो इस तरह से आ जाएगा E, ठीक है। विद्युत क्षेत्र हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पहला स्टेप, हमने प्लेटों x और y के मध्य विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। दूसरे में हमें काम करना है बच्चों, क्या निकालना है, विभवांतर, ठीक है। तो यहां पर हम दूसरे स्टेप में आते हैं, हमारे स्टेप टू। स्टेप टू क्या लिखेंगे हम, प्लेटों
एक्स और वाई के मध्य, प्लेटो एक्स और वाई के मध्य क्या ज्ञात करेंगे? विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर कैसे निकाला जाता है? विभवांतर निकालते हैं बेटा v तीव्रता गुणित दूरी e इंटू डी से। e इंटू कहां से बच्चों? d से। ठीक है, तीव्रता गुणित दूरी से। अब बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया? हमको मालूम है विद्युत क्षेत्र E इजिकल टू वी बाई डी होता है, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, तो V इजिकल टू ई इंटू डी से बच्चों। विभवांतर V इजिकल टू वायु अंतराल में विद्युत क्षेत्र E0, वायु अंतराल D माइनस टी, एयर गैप, दोनों के कारण निकालना पड़ेगा। विभवांतर अदिश राशि आपस में जुड़ जाएगा बच्चों। ये पराविद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र E, पराविद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी बच्चों? T। ये हो जाएगा हमारे पास। आगे हम वैल्यूज पुट करेंगे, E0 की वैल्यू लगाएंगे Q एप्सिलॉन नॉट A, ये हमारे पास आ गया D माइनस टी, प्लस विद्युत क्षेत्र क्या आ गया हमारे पास? Q एप्सिलॉन नॉट के A, ठीक है, और ये आ गया बेटा T। ठीक है, हाँ जी, ये आ गया मोटाई T पराविद्युत पदार्थ की। दोनों में देख लो क्या आपको कॉमन नजर आ रहा है? जो दोनों में है Q एप्सिलॉन नॉट A, Q एप्सिलॉन नॉट A, क्या बचा हमारे पास? D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, प्लस टी अपॉन के, ये हमारे पास बच गया, ये विभवांतर आ गया। अब हमारे पास तीसरा जो स्टेप आता है बेटा, तीसरा जो स्टेप आता है, हमें क्या निकालना है? धारिता निकालनी है। तो स्टेप थर्ड में हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं बच्चों विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, और विद्युत धारिता के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C इजिकल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, आप एक काम करो, V की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, ये Q हो गया, V की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहां से आप देखेंगे Q और Q कैंसिल हो रहा है, Q और Q कैंसिल हो रहा है, बच गया वो ऊपर चला जाएगा बच्चों। क्या बचा हमारे पास? C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A, ये आ गया हमारे पास D माइनस टी, ठीक है, चाहे तो आप बड़ा ब्रैकेट लगा लेना, प्लस टी अपॉन के। हो गया जी। 3 स्टेप हमने आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकाल लिया। मैंने आपको पहले भी, जब मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताया था बच्चों, वहां पर ये तीनों स्टेप सिखाया था। अगर आप ये याद रखते हैं, हमें विद्युत धारिता निकालनी, क्या निकालनी बच्चों? अगर हमें विद्युत धारिता निकालनी है, विद्युत धारिता निकालनी है, तो विद्युत धारिता का फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाई वी। धारिता के लिए विभवांतर की जरूरत होती है, और अगर हमें विभवांतर निकालना है तो विभवांतर तीव्रता गुणित दूरी होती है, हमें तीव्रता की जरूरत होती है। तो सबसे पहला काम होता है दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, फिर विद्युत धारिता। ये 3 स्टेप याद रखना, 5 अंक कहीं नहीं जाएंगे इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हो। आशा करता हूं कि आप में से सभी बच्चे ये चीज कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, ठीक है, चलेगा। दूसरा डेरिवेशन, सेकंड, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए बोलता है। हमारे पास 2 समांतर धारावाही चालक, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स है। क्या है बच्चों? हमारे पास में 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, ठीक है, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स नामकरण कर देते हैं। चलिए भाई, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा, ये PQ पहला, और दूसरा क्या है बच्चों हमारे पास में? RS। पहला है PQ और दूसरा है RS, ठीक है। ये पहले में फ्लो होने वाली करंट I1 है, दूसरे में फ्लो होने वाली करंट I2 है। दोनों में विद्युत धाराएं एक ही दिशा में बह रही है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। अब हमें इसके बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, पहले चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो बल कहां लगता है बच्चों? दूसरे चालक पर लगता है। जिस चालक में धारा प्रवाहित होती है उसके कारण उसके पास में
एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से पास वाले दूसरे चालक पर हम क्या निकालते हैं, बल निकालते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है कि दो समांतर धारावाही चालकों, ठीक है, के बीच उसकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र निकालो। तो ये चीज हम आपको समझाएंगे। देखो इधर पहले चालक में कितनी धारा बह रही बच्चों, पहले चालक में बहने वाली धारा जो है वो है I1। अब इसमें I1 धारा बहेगी तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। आपको मालूम है ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है, इस तरह से। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है बच्चों, इस तरह से होता है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। तो पहले चालक में बहने वाली धारा आई के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में आया। अब हम पहले चालक से, ये जो हमारा पहला चालक है PQ, PQ से कितनी दूरी पर बच्चों, D डिस्टेंस पर। PQ से हम D डिस्टेंस पर, ये स्मॉल d डिस्टेंस पर, ये स्मॉल d डिस्टेंस पर, मतलब दूसरे चालक पर हम क्या निकाल रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड। ये निकाल लेना, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B1, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I1, बहने वाली धारा I1 थी 2I1, बीच की दूरी D। बात समझ में आई। पहले चालक में धारा बह रही है I1, पहले चालक में कितनी धारा बह रही है, I1। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में रहता है। हम इस चालक से स्मॉल d डिस्टेंस पर दूसरे चालक पर एक बिंदु ले लेते हैं, इसको नामकरण कर देना, मान के चलते यहां पर से एक बिंदु है बच्चों P। इस बिंदु P पर हम क्या निकाल रहे हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई ठीक है, क्या निकाल रहे हैं बच्चों हम, यहां पर ध्यान दीजिएगा ना, 2I1 अपॉन डी, क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, 2I1 अपॉन क्या हो जाएगा, डी। ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2I1 अपॉन डी। बहने वाली धारा I1, डी दूरी पर निकाले 2I1 अपॉन डी, ये आप निकाल लेना सबसे पहले बच्चों। अब ये यहां पर हम दूसरा जो चालक है बच्चों, दूसरा चालक RS, दूसरा चालक RS जो है कि स्मॉल l लंबाई पर, ठीक है। आपको अगर मैं, चलो मैं थोड़ा सा इसको लिखकर आपको समझा देता हूं बेटा, क्या करना, थोड़ा सा इसको लिखकर बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप ना। चलो क्या लिखना बेटा, चालक PQ से D दूरी पर क्या निकाले हमने, विद्युत क्षेत्र। पहले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले बच्चों, विद्युत क्षेत्र बोलता हूं, चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकाले हमने, चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा निकल आया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I1 अपॉन डी। अब दूसरा जो चालक है, चालक RS की स्मॉल l लंबाई पर लगने वाला बल, ये देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों बल के लिए, क्या फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये याद रखना, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। लगने वाला बल F, दूसरे चालक में बहने वाली धारा I2, चालक की लंबाई L है बच्चों, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B है, और ये साइन
ठीक है, साइन। ये क्या होता है, लंबवत होता है। ये कैसा लगता है बच्चों, लंबवत होता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं साइन 90। ठीक है, जो चालक होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। F इजिकल टू आई टू एल बी म्यू नॉट 4 पाई 2I1 अपॉन डी, 2I1 अपॉन डी, ये हो जाएगा हमारे पास। साइन 90 1 हो जाता है बच्चों। साइन 90 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ये F इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी, 2I1 I2 अपॉन क्या जाता है बच्चों, टी। ये हमारे पास फार्मूला बनता है। ये हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, फार्मूला बन जाता है। ठीक है, दो धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र। मगर एग्जाम में यहां पर एक चीज हमने मिस कर दिया, एल लिखना था जी, सॉरी। क्या लिखना था बेटा, हमें एल लिखना था, स्मॉल एल भी लिखना था। मगर एग्जाम में क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। प्रति एकांक लंबाई के लिए आप एक काम करना बच्चों, ये स्मॉल एफ ले लेना, ये एफ बाई एल हो जाता है। एल लंबाई पर एफ, तो प्रति एकांक लंबाई पर एफ बाई एल हो जाता है। ठीक है, ये तो ये हमारे पास मान आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी, अपॉन क्या जाएगा बच्चों, टी। ये समझ में आई बात। इस तरह से हम ये फार्मूला भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, तो ये जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और यहीं पर पूछा जाता है प्रश्न कि ये कब आकर्षण बल होता है और कब प्रतिकर्षण बल होता है। तो याद रखना, जब दोनों चालकों में धारा की दिशा एक होती है तो ये आकर्षण बल होता है बच्चों, और विपरीत होती है तो क्या होता है, ये प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए निम्नलिखित की गणना करो बोलता है। परिणामी विभवांतर, परिपथ की प्रतिबाधा, परिणामी वोल्टेज और धारा के मध्य करांतर। एलसीआर परिपथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हम शुरुआत करेंगे, चलेगा। सबसे पहले हम एलसीआर परिपथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों हम, एलसीआर। एक प्रेरकत्व, एक कैपेसिटर और एक प्रतिरोध। यहां पर हम ये एसी वोल्टता लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, एसी वोल्टता। ये एल, ये सी, ये आर। फ्लो होने वाली करंट होती है बच्चों आई। एल के सिरों पर विभवांतर आता है वीएल। ठीक है, सी के सिरों पर विभवांतर आता है बच्चों वीसी, और आर के सिरों पर विभवांतर आता है बच्चों वीआर। एल, सी और आर तीनों कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एलसीआर परिपथ इस तरह से बनाते हैं। एक एसी वोल्टता लगी हुई है, फ्लो होने वाली करंट आई है, तो आई करंट फ्लो होती है तो एल के सिरों पर विभवांतर वीएल, सी के सिरों पर विभवांतर वीसी और आर के सिरों पर विभवांतर क्या होता है बच्चों, वीआर होता है। यहां पर आपको एक कला आरेख और बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम की जरूरत और पड़ेगी बेटा, तो वो डायग्राम भी हम बनाते हैं, चलिएगा। ये होता है कला आरेख। कला आरेख कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों एक्स एक्सिस की ओर आप करंट को दिखा देना। ठीक है, एक्स एक्सिस की ओर किसको दिखा देना बच्चों, आप करंट को दिखा देना। ये एक्स एक्सिस की ओर करंट, जो फ्लो होने वाली करंट होती है उसे दिखा देना है एक्स एक्सिस की ओर। अब यहां पर एक्स एक्सिस की ओर हमने करंट दिखा दिया। अब यहां पर तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चों। जो एल के सिरों का जो विभवांतर होता है ना वीएल, वो धारा आई से 90 डिग्री आगे होता है। वीएल धारा आई से 90 डिग्री आगे होता है, वीसी धारा आई से 90 डिग्री पीछे होता है। ये देखो, ये 90 डिग्री, वीएल धारा आई से 90 डिग्री आगे है। ठीक है, वीसी 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, पीछे होता है।
और वी आर धारा आई के साथ समान कला में होता है। वी आर जो होता है धारा आई के साथ समान कला में होता है। वी एल और वी सी का परिणामी हम लेते हैं यहां पर वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस क्या लेते हैं बच्चों, वी सी, ये हम ले लेते हैं। और फिर वी एल माइनस वी सी और वी आर का जो परिणामी लेते हैं वो हम इस दिशा में, ठीक है, लेते हैं और यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास आ जाता है बेटा, परिणामी क्या आ जाता है हमारे पास, v। क्या आ जाता है बच्चों, परिणामी क्या आ जाता है, v। बात समझ में आई क्या? ये डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। फिर से एक बार देखना, आप सबसे पहले एक्स एक्सिस की और करंट आई को दिखा देना बच्चों। ये यहां पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर जो होता है वो 90 डिग्री आगे होता है धारा से, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर 90 डिग्री पीछे होता है। और जो, ठीक है, जो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है वो क्या होता है बच्चों, वो समान कला में होता है धाराई के साथ। अब हम बाकी चीजें वन बाय वन हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर सबसे पहले ये तीन वैल्यू याद रखना। VL IXL होता है। VL क्या होता है बच्चों, IXL होता है, समीकरण नंबर 1 बनाना। VC IXC होता है। IXL XL प्रेरकीय प्रतिघात होता है, XC संधारित्री प्रतिघात होता है, समीकरण नंबर 2। और VR जो होता है बच्चों वो होता है हमारे पास IR। ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है, ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। क्या क्या निकालने बोला है, सबसे पहले बोलता है बेटा परिणामी वोल्टता। सबसे पहले क्या बोलता है बच्चों, परिणामी वोल्टता निकालो बोलता है। फर्स्ट नंबर में परिणामी वोल्टता। परिणामी वोल्टता मैंने बताया, परिणामी वोल्टता ये V है। V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। V का स्क्वायर इज इक्वल टू, V कर्ण है, लंब, ये वाला साइड लंब हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा VL माइनस VC, और नीचे वाला आधार हो जाएगा VR, ठीक है। तो V का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस हो जाता है बच्चों VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहां से हम V निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है बच्चों VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC पूरे का होल स्क्वायर। आप सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा VR के जगह में IR, तो I स्क्वायर R स्क्वायर। VL इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, IXL माइनस IXC पूरे का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद में आप I स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना बेटा। I कॉमन निकल आएगा, ठीक है। अंदर में बच जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बेटा परिणामी वोल्टता, ये आ गया परिणामी वोल्टता, ठीक है। ये दूसरे नंबर में क्या पूछा जाता है, यहां पर प्रतिबाधा निकालो बोलता है। परिपथ की प्रतिबाधा के लिए बहुत ही आसान है। ये आप I को इधर ट्रांसफर कर लेना, V अपॉन I हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट क्या हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये V अपॉन I को ही हम ओम के नियम से Z के बराबर मानते हैं। परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध हो जाता है बच्चों R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या फिर Z इज इक्वल टू अंडर रूट R का स्क्वायर, XL क्या हो जाता है बच्चों ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C पूरे का होल स्क्वायर। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है और X इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। तीसरे नंबर में आते हैं बच्चों। थर्ड नंबर में हम क्या निकालेंगे, यहां पर हम थर्ड नंबर में कलांतर, थर्ड नंबर में हम निकालेंगे बच्चों कलांतर। क्या निकालेंगे बच्चों हम, कलांतर फाई। कलांतर किसके बीच में होता है, ये वोल्टेज और धारा के बीच में, वोल्टेज और धारा के
बीच में फाई कलांतर। परिणामी वोल्टता V और धारा I के मध्य में कितना कलांतर बच्चों? फाई। तो यहां पर हम कलांतर के लिए कैलकुलेट करते हैं tan फाई। क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? tan फाई। ये होता है लंब बटा आधार। लंब में आपको दिखाई दे रहा है VL माइनस VC है और आधार में क्या है बच्चों? VR है। tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC IXL VC IXC VR IR। क्या हो गया बच्चों? IR हो गया। यहां से अपन I को tan फाई I यहां से निकाल लेंगे, ये बच गया XL माइनस XC अपॉन IR। I और I कैंसल, ये I से I क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल। और हमारे पास आ रहा है tan फाई। क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास? tan फाई XL माइनस XC बाई R, या फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R, या फिर कलांतर फाई tan इनवर्स XL के जगह में ओमेगा L और XC के जगह में 1/ओमेगा C बाई R। लिखने का तरीका रहेगा आपका। बड़ा प्रश्न है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी बोर्ड्स में, जितने हिंदी माध्यम बोर्ड हैं सभी बोर्ड्स में यह प्रश्न लगभग हर साल पूछा ही जाता है। तो मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप की बेटा। सबसे पहले परिणामी वोल्टता, पहले तो डायग्राम। फिजिक्स में जो डायग्राम होता है ना, बिल्कुल कोई भी डेरिवेशन करने से पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम से ही तो समझ में आता है हमें करना क्या है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम तैयार किया बेटा। हमारा डायग्राम बन गया तो हमने परिणामी वोल्टता और प्रतिबाधा फिर कलांतर, ये तीनों चीजें 1 बाई 1 निकाल लिया। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? अनुनाद की स्थिति। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति ये पूछा जाता है। अब अनुनाद की स्थिति क्या होती है? ध्यान से सुनना मेरी बात। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति क्या होती है बेटा? बोलते हैं जब ये XL जो होता है, प्रेरकी प्रतिघात जो होता है, वो धारती प्रतिघात के बराबर हो। जब XL बराबर होता है XC हो, तो ये जो प्रतिबाधा Z की वैल्यू होती है बेटा, R² प्लस क्या होता है? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z इज इक्वल टू, यहां से देखो ये हमारे पास क्या बन जाता है? अंडर रूट R का स्क्वायर। XL और XC बराबर है तो ये 0 हो जाता है। Z इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों R, और ये R जो होता है ये मिनिमम होता है। Z का मान आ रहा है, मतलब Z की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? मिनिमम हो गई। ठीक है, Z बराबर R होता है। अतः धारा का आयाम, धारा का आयाम होता है, ये फार्मूला होता है I0 इज इक्वल टू V0 बाई Z। ठीक है, या हमारे पास आ जाता है I0 इज इक्वल टू V0 बाई Z के जगह में हम लिख लेते हैं बच्चों R, ये Z के बराबर होता है इसलिए। अब यहां पर सुनिएगा, Z की वैल्यू मैंने बताया अभी कैसा है बच्चों? मिनिमम है। तो I0 क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। I0 क्या हो जाता है बच्चों? मैक्सिमम हो जाता है। ये इसी को हमें लिखना है। ठीक है, जब धारा का आयाम अधिकतम होता है, हो जाता है, तो इसे विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति कहते हैं, इसे विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। ये याद रखना। जब XL बराबर होता है XC के, तो Z की वैल्यू, प्रतिबाधा जो रहती है वो मिनिमम होती है, धारा का आयाम अधिकतम होता है। तो धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है तो उसे हम विद्युत अनुनाद की क्या कहते हैं बच्चों? स्थिति पूछा जाता है। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति, ये विद्युत अनुनाद की स्थिति। अब यहीं पर हम आपको
व्यंजक सिखाएंगे। किसका व्यंजक बेटा, ये भी पूछता है। अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक, ये भी पूछा जाता है। ये कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। जब एक्सएल बराबर होता है एक्ससी के, जब एक्सएल बराबर होता है एक्ससी के, मतलब हुआ एक्सएल बराबर है एक्ससी के, मतलब ओमेगा एल बराबर है बच्चों 1/ओमेगा सी के। ओमेगा को इधर लाएंगे तो ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों 1/LC, और ये हो जाता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, और ये हो जाता है ओमेगा 2π न्यू 1/√LC, देन न्यू इज इक्वल टू बच्चों 1/2π√LC। ये होता है अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक 1/2π√LC। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी चीजें आपको एक साथ नहीं पूछेगी, या तो वोल्टता प्रतिबाधा पूछेगा या तो अनुनाद की स्थिति पूछेगा। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। जो भी पूछे आप अगर ये ध्यानपूर्वक करते हो, सीख कर जाते हो, तो 100% आप बना सकते हो। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम। किसी पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2 को स्थापित करो बोलता है। लेंस मेकर फार्मूला क्या चीज है बच्चों, ये लेंस मेकर फार्मूला लेंस सूत्र है। चलिए हम बनाते हैं, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखना कैसे बनता है ये प्रश्न। यहां पर बच्चों हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले हम एक लेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर एक लेंस, ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है। लेंस उत्तल लेंस है बच्चों, एल नाम दे देना। दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। पहला पृष्ठ होता है AB, दूसरा पृष्ठ क्या होता है बच्चों, CD, ठीक है। पहला पृष्ठ AB, दूसरा पृष्ठ CD। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है R2, ठीक है। ऐसी थ्योरी भी लिख लेना। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या है बच्चों, L है। दो पृष्ठों से मिलकर बना है AB और CD, ठीक है। दो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। अब यहां पर मुख्य अक्ष पर, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर बच्चों एक वस्तु है, बिंदु आकार की वस्तु O है। O से चलने वाली किरण जब लेंस में जाती है तो पहले पृष्ठ AB के द्वारा जो इसका प्रतिबिंब है बच्चों, वो हमें मिलता है I1 पर। I1 जो होता है दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब बनता है बच्चों I पर। बात समझ में आई क्या? इतना छोटा सा डायग्राम है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस है L, दो पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु O है। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु O है। O का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ AB द्वारा, दोनों पृष्ठों के द्वारा अलग अलग प्रतिबिंब का निर्माण होता है। पहले पृष्ठ AB द्वारा कहां पर बनता है, I1 पर। पहले पृष्ठ के लिए वस्तु O है, मैं जो बोल रहा हूं ना वो ध्यान रखना। पहले पृष्ठ के लिए बच्चों वस्तु O है, प्रतिबिंब I1 है। I1 जो होता है वो पहले के लिए तो प्रतिबिंब है, पहले पृष्ठ AB के लिए तो प्रतिबिंब है, मगर दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है बच्चों, I पर प्राप्त होता है। कहां पर प्राप्त होता है, I पर प्राप्त होता है। यह बात समझ में आई? एक बार फिर से सुनिएगा। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु O होती है। O से जब प्रकाश की किरण चलती है तो O का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ AB द्वारा I1 पर बनता है। I1 दूसरे पृष्ठ के लिए बच्चों वस्तु का कार्य करती है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है बच्चों, I पर प्राप्त होता है। कहां पर प्राप्त होता है बच्चों, I पर प्राप्त होता है। ठीक है जी, ये याद रखना। चलिएगा, अब हम यहां पर क्या करते हैं बेटा, दूरियां देख लो लेंस से। वस्तु O की दूरी ये U ले लेना बेटा, I की दूरी को आप V ले लेना, I1 की दूरी को आप क्या ले लेना बच्चों, V1 ले लेना। क्या ले लेना बच्चों, V1 ले लेना।
ये इस तरह से। और यहां पर आप जो फार्मूला यूज करोगे वो फार्मूला है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र। ये फार्मूला अपने दिमाग में रखना, पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र, ये हम फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला होगा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र का? म्यू माइनस 1 अपॉन आर म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले की सहायता से हम बनाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले पृष्ठ ए बी के लिए, कौन से पृष्ठ के लिए हम फार्मूला देखते हैं? यही फार्मूला यूज करेंगे पृष्ठ ए बी के लिए। कौन से पृष्ठ के लिए देखते हैं ये फार्मूला? हम पृष्ठ ए बी के लिए, ठीक है, पृष्ठ ए बी के लिए। तो पृष्ठ ए बी के लिए हम फार्मूला देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा म्यू माइनस 1, ठीक है, म्यू माइनस 1 अपॉन R1, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी, ठीक है। पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था? वस्तु O थी, याद रखना। पहले पृष्ठ के लिए वस्तु O था, प्रतिबिंब I पर बन रहा था, I1 पर बन रहा था। तो I1 पर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी बच्चों V के जगह में V1 आ जाएगा, और वस्तु जो था वो तो O पर ही था, वस्तु की दूरी U है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पृष्ठ ए बी के लिए इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। समझ में आया? लेंस का पूर्णांक म्यू है तो म्यू के प्लेस में म्यू रहेगा -1। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने R1 मान लिया था तो R1 आ गया बेटा। पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I1 पर बन रहा था तो प्रतिबिंब की दूरी V1 है तो V की जगह V1, वस्तु की दूरी O की दूरी U है तो U हो गया। ये हो गया हमारे पास। अब यही चीज यहां पर समझना, यहीं पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए कर रहे हैं बेटा, पृष्ठ CD के लिए। यही चीज हम पृष्ठ CD के लिए, यहां पर एक लाइन आप लिखना, मैं बोल रहा हूं आप लिखो। क्या लिखना बेटा? जब दूसरे पृष्ठ के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है ना, तो जो प्रकाश की किरणें हैं, जब पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश की किरणें हवा से कहां जाती है बच्चों? लेंस में। हवा से कहां जाती है बच्चों? लेंस में। मगर जब दूसरे पृष्ठ के लिए बनता है, किसके लिए बनता है बच्चों? जब दूसरे पृष्ठ के लिए बनता है तो प्रकाश की किरणें जो होती है वो लेंस से हवा में आती है। इस बात को याद कर लो। पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है? एयर से ग्लास, लेंस। मगर दूसरे में कहां से? लेंस से एयर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? पहले अपवर्तनांक बदल रहा है। पहले में ए म्यू जी, एयर टू ग्लास, दूसरे में ग्लास टू एयर, जी म्यू ए। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का पालन होता है, इस चीज को याद रखना। तो जब हम दूसरे पृष्ठ के लिए करते हैं बेटा तो म्यू के प्लेस में हम लिख लेते हैं 1 अपॉन म्यू -1, नीचे आ जाता है बेटा R2। बात समझ में आई? ये नोट कर लेना, लिख कर बता देना। म्यू के स्थान पर 1 अपॉन म्यू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब निर्माण होता है तो जो किरणें आती है वो लेंस से कहां आ रही है बेटा? हवा में आ रही है। ये लिख लेना, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये फिर से म्यू है, म्यू के प्लेस में 1 अपॉन म्यू। अंतिम I1 वस्तु का काम कर रहा है, प्रतिबिंब I पर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी यहां V हो जाएगा। वस्तु का काम I1 कर रहा था तो वस्तु की दूरी V1 हो जाएगा। अभी सेकंड इक्वेशन नहीं लिखते, इसको बस इतना ही लिखते हैं। बात समझ में आई क्या? क्या बताया एक बार फिर से सुनिएगा बेटा। 1 अपॉन म्यू -1 ये R2 हो गया, 1 अपॉन म्यू अपॉन 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V1। दूसरे पृष्ठ के लिए जब प्रतिबिंब बनता है तो जो प्रकाश किरणें आती है वो लेंस से एयर में आती है, इसलिए म्यू के स्थान पर 1 अपॉन म्यू। वक्रता त्रिज्या R2 है। प्रतिबिंब I1 वस्तु का काम करता है, प्रतिबिंब I पर बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी V, वस्तु की दूरी V1, ठीक है। ये हो गया। यहां पर हम एक काम करते हैं बेटा, म्यू का गुना कर देते हैं। यहां पर म्यू का गुना करने पर, आप यहां पर म्यू का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा। यहां पर म्यू का गुना करने पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस म्यू अपॉन R2। ये हो जाएगा बच्चों, यहां 1 बचेगा, 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V1। म्यू अपॉन क्या हो जाएगा? V1। इसको आप समीकरण नंबर 2 ले लेना। इसको आप समीकरण नंबर क्या ले लेना बच्चों? 2 ले लेना। और यहां पर एक काम करना, अब आप यहां समीकरण 1 धन 2 कर लेना। यहां पर आप समीकरण 1 धन समीकरण नंबर कर लेना बच्चों 2।
समीकरण 1 धन समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये चलिए जोड़ेंगे हम। क्या आएगा जोड़ेंगे तो म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2 म्यू अपॉन V। ठीक है, म्यू अपॉन V1 है माइनस 1 अपॉन U प्लस हो रहा है बेटा हमारे पास, देख लेते हैं एक बार, 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V1। ये हमारे पास हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, म्यू अपॉन V1 कैंसल, म्यू अपॉन V1 यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो म्यू माइनस 1 बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारे पास बच रहा है 1 अपॉन R1 माइनस क्या बच रहा है बेटा 1 अपॉन R2। ये हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, 1 अपॉन V माइनस क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन U। यहां तक आया ना। ठीक है, फिर से एक लाइन लिखेंगे, जब वस्तु कहां पर होता है, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब V कहां पर बनता है बच्चों, फोकस पर। V जो होता है वो फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, बोलता है फोकस पर बनता है। ठीक है, इसलिए म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन V 1 अपॉन F हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन U, U जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनाइट हो जाएगा। आपको मालूम है 1 अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा तो केवल एक तरफ 1 अपॉन F बच रहा है, ये 1 अपॉन F बच रहा है बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। बार बार ये चीज़ भी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ठीक है, ये चले भाई आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अब पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशंस, खगोलीय दूरदर्शी। क्या है बच्चों हमारे पास, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए बोलता है। ठीक है, और यहां पर आपको आवर्धन क्षमता निकालना है। अलग अलग स्थितियां होती बेटा। पहली स्थिति होती जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरी स्थिति होती जब प्रतिबिंब कहां पर बने, बोलता है अनंत पर बने। तो चलिए फटाफट पहले तो हम डायग्राम की ओर चलते हैं बच्चों, ये इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले आप एक उत्तल लेंस बना लेना। ये वस्तु की ओर का लेंस होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं अभिदृश्यक। क्या बोलते हैं हम इसको, अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं। वस्तु जो होती है यहाँ पर जो भी वस्तु होगी बेटा, वो वस्तु कहाँ पर होती है, वो बहुत दूर होती है, आकाश में है, मतलब बहुत दूर है। जो प्रकाश की किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के कैसे आती है बच्चों, समांतर आती है। इस तरह से ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के कैसे आती है बच्चों, समांतर आती है। ये प्रकाश किरणें जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कुछ इस तरह से हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए डैश बी डैश। हम इसके सामने एक दूसरा लेंस लगा देते हैं बच्चों। ये हमारे पास दूसरा लेंस होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लेंस होता है L1। ये हमारे पास दूसरा लेंस आ गया L2। ये आंखों की ओर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नेत्रिका लेंस, आई लेंस कहते हैं। ये इस तरह से समझिए बात को। सबसे पहले वस्तु जो है आकाश में है, खगोलीय दूरदर्शी है ना, खगोल में है, आकाशीय दूरदर्शी भी कहते हैं इसी को। वस्तु जो है बहुत दूर है बच्चों, तो वस्तु बहुत दूर होती है, तो जो आपतित किरणें होती है वो
समांतर आपतित होती है, और समांतर आपतित होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर, FO पर। कहां पर बनता है बच्चों? ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर। ये जो डिस्टेंस है FO, किसका फोकस? ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस पर बनता है। और प्रतिबिंब छोटा बनता है, एडेस बीडेस उतना बड़ा नहीं बनता, तो हम सामने एक आई लेंस लेकर आते हैं। ठीक है, सामने हम क्या लगाते हैं बच्चों? आई लेंस। ये ऑब्जेक्ट लेंस का प्रकाशिक केंद्र O, आई लेंस का प्रकाशिक केंद्र E लेके चलते हैं। आई लेंस को हम इस तरह से, ठीक है, आई लेंस को बच्चों हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि एडेस बीडेस जो है आई लेंस के फोकस FE और प्रकाशिक केंद्र E के बीच में रहे। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडेस बीडेस जो है आई लेंस के फोकस FE और E के बीच में होगा। ठीक है, तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये प्रकाश किरण इस तरह से जाएगी एक प्रकाशिक केंद्र से, ये ठीक है, यहां कहीं आंख रहेगी, ये आई लेंस इस तरह से जाएगी। अब दोनों पैरेलल जा रही है, हम इसको पीछे की ओर खींचते हैं बच्चों डॉटेड लाइन से। ये तो जहां पर मिलती है वहां पर वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब, इसे हम नाम दे देते हैं PQ। ये कहानी होती है पूरी डायग्राम की। ठीक है, ये अब यहां पर आप आवर्धन क्षमता निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? यहां पर आप आवर्धन क्षमता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहां पर देखेंगे, आवर्धन क्षमता M = बीटा अपॉन अल्फा, जहां बीटा होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और अल्फा होता है वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। बीटा और अल्फा के मान बहुत कम होते हैं, तो M = बीटा के जगह में हम tan बीटा लेके चलते हैं, अल्फा के जगह में हम tan अल्फा लेके चलते हैं। ठीक है, ये तो यहां पर आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेगी। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा होता है, ये अल्फा इधर बन गया बेटा। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा होता है, अंतिम प्रतिबिंब PQ है, तो इधर आपका बीटा बन गया। ये चीज आपको बनानी आनी चाहिए। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण वस्तु अल्फा, शीर्षक कोण से इधर आ गया, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या हो जाता है बच्चों? बीटा हो जाता है। ये अब यहां पर आप निकाल लो दोनों की वैल्यू। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है एडेस O बीडेस, त्रिभुज एडेस O बीडेस में यहां पर हमें दिखाई दे रहा है tan अल्फा। tan अल्फा क्या निकल आएगा? लंबटा आधार एडेस बीडेस, आधार हो गया हमारे पास O बीडेस। ठीक है, फिर त्रिभुज एडेस बीडेस E में, एडेस बीडेस E में हम tan बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से लंबटा आधार एडेस बीडेस अपॉन आ जाएगा बच्चों बीडेस E। ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर देना। M = tan बीटा एडेस बीडेस अपॉन बीडेस E अपॉन tan अल्फा एडेस बीडेस अपॉन OB डेस। एडेस बीडेस क्या हो गया? कैंसल। एडेस बीडेस क्या हो गया बेटा? कैंसल। हमारे पास फार्मूला बन रहा है M = OB डेस अपॉन बीडेस E। OB डेस अपॉन क्या हो गया बच्चों? बीडेस E। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से देखना। OB डेस मैंने बताया आपको फोकस दूरी। OB डेस क्या है बच्चों? फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी है, तो FO आ जाएगा। और ये जो है ना बीडेस E, ये नेत्रिका से वस्तु की दूरी है, तो ये UE हो जाएगा बच्चों। तो FO और ये बाईं ओर आएगा तो -UE हो जाएगा। फाइनली M = -FO अपॉन UE। ये आवर्धन क्षमता का व्यंजक हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चों? आवर्धन क्षमता का व्यंजक यहां पर आ गया। ये तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को बनाने का। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको ये भी समझा दिया। यहां पर दो स्पेशल केसेस होते हैं बेटा हमारे पास। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहला होता है केस 1। ठीक है, केस 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने।
न्यूनतम दूरी पर हो बोलते हैं, पर बने। ठीक है, ये कहाँ से बनाएंगे हम? लेंस सूत्र लगाएंगे बच्चों। कौन से लेंस के लिए? नेत्रिका लेंस के लिए, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के द्वारा बनता है। ठीक है, ये फार्मूला होगा 1/Fe 1/V माइनस 1/UE। यहां पर ध्यान देना, V की वैल्यू -D और UE की वैल्यू -UE, क्योंकि प्रतिबिंब कहां पर बने बोलता है? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने बोलता है, इसलिए V = -D, U = -E। 1/Fe ये हो जाएगा -D, माइनस माइनस है बेटा 1/UE, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/UE को एक तरफ रखना, -1/D को दूसरे पक्ष में ले जाना बेटा, 1/Fe + 1/D। ठीक है, ये इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, हमने केवल V की जगह -D और UE की जगह में -UE लगाया है। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पास, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास फार्मूला है m = -FO/UE, तो 1/UE की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/Fe + 1/D। ये आ गया हमारा फाइनल फार्मूला। ये दूसरी स्थिति तो और सरल होती है बेटा, केस 2 जब प्रतिबिंब कहां पर बने बोलता है? अनंत पर बने। प्रतिबिंब कहां पर बनता है बोलता है बेटा? अनंत पर बने। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो UE वस्तु कहां होगी? फोकस पर होगी, Fe। इसलिए m = -FO/Fe। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ये। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को बनाना होगा। तो ये थे बच्चों हमारे टॉप 5 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बोर्ड एग्जाम्स 2025 के लिए। अगर आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिएगा 100% श्योर प्रश्न यहां से आपको पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आशा करता हूं कि आप सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। जरूर कीजिएगा, ये प्रश्न आपको जरूर बोर्ड एग्जाम्स 2025 में सफलता दिलाएंगे। ओके, थैंक यू।